प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फरवरी माह का असाइनमेंट का सॉल्यूशन इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन को फटाफट बिना देरी किए हुए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से किसके पास गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप के कण में। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर हुआ। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है इसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अवस्था में हम जल को कमरे के ताप पर उबाल सकते हैं। तो निम्न दाब पर हम कमरे के जो है निम्न दाब को कम मतलब दाब को कम करके कमरे की तापमान पर जो है वाटर को उबाल सकते हैं एट लो प्रेशर। ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे चैनल्स आपको आंसर गलत भी बताएंगे। गर्मियों में घड़े का जल निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। तो वो होता है वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा। ठीक है, यानी कि आपका इवेपोरेशन के द्वारा जो है इसको ठंडा रखते हैं। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, आपका प्राउस्ट ने। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, एक तत्व की परमाणु संख्या जो 12 है, द्रव्यमान संख्या 24 है, इसके एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हमें पता होता है कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान की संख्या। तो द्रव्यमान में से जो है परमाणु निकालोगे तो आप प्रोटॉन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 24 में से 12 घटाओगे तो आपके पास में बी ऑप्शन 12 जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 0.5 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि जो एक मोल जो होता है, मास ऑफ 1 मोल वाटर जो है 18 ग्राम के बराबर होता है। कितना, एक मोल जो है जल, एक मोल जल जो है कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 0.5 मोल कितना होगा, तो इंटू 18 कर दोगे तो 18 का मतलब आधा कर दोगे, 18 का गुणा करोगे 5 से, 0.5 से, तो ये 18 का आधा हो जाएगा। यानी कि 5 क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, जिसका क्या है राइट आंसर 9। ठीक है, तो 9 इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 ग्राम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम बात करें, ध्यान रखना है कि आपका जो है एक मोल जल का जो आपका मास होता है वो 18 होता है। तो 0.5 के लिए इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.5 को तो आपका आएगा 9 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किस तत्व की रासायनिक प्रकृति किस गुण द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि कोई तत्व है उसकी रासायनिक प्रकृति किस गुण के द्वारा निर्धारित करोगे आप, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो तत्व का जो है क्या चीज़ वो होना चाहिए, तो तत्व की संयोजकता जो है वो निर्धारित करती है रासायनिक प्रकृति को। ठीक है, तो तत्व की संयोजकता। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, आपका अधिकांश तत्व रासायनिक बंध बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं गैसों की संरचना प्राप्त करने के लिए। यानी कि वो चाहते हैं नोबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो। ठीक है, क्या चाहते हैं वो, इनर्ट गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन जो है उत्कृष्ट गैस से जो है आपकी उसको प्राप्त करने का जो है ये चाहते हैं अचीव, सॉरी, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मिस्टेक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, नोबल गैस तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है नोबल गैस का, नहीं तो नोबल गैस बनने के लिए वो करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार सत्य है। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर लिखे गए तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तीनों कथन में कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जब तीनों सही है तो ऑप्शन जो हमारा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें, अल्फा कण निम्नलिखित में किससे सदृश है। तो अल्फा कण जो है वो कहाँ पे सदृश होगा, तो वो होगा आपका जो है कि हीलियम नाभिक में। क्या होगा, हीलियम नाभिक में। तो यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस में जो है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं, शुष्क बर्फ क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये आप आंसर लिखोगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और इसको कैसे बनाया जाता है, तो बनाने की सिंपल सी विधि है, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको ठंडा करें, अगर ठंडा करते हैं तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ठोस अवस्था में जो परिवर्तित होती है तो इसे ही शुष्क बर्फ कहते हैं। बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो, निम्न यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है C2H5OH है। तो यहाँ पर देखिए C2H5OH को क्या कर सकते हैं हम, कार्बन में कितने हैं आपके, कार्बन 2 हैं। यहाँ पे देखिए आप, कार्बन कितने हैं, 2 है। तो कार्बन, एक कार्बन में होते हैं 12, तो 12 गुणा 2, ये एक हो गया, समझ में आ गया।
दूसरा जो है हाइड्रोजन जो है अब 5 हैं। हाइड्रोजन जो होता है ये 1 होता है इसमें। हाइड्रोजन कितने टोटल 5, तो 1 गुणा 5, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अगले में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, एक ही है यहाँ पे। ऑक्सीजन में होता है 16, तो ये हो गया 16। उसके बाद में प्लस में कितना है, फिर से हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में कितना होता है, एक अभी बताया मैंने। तो टोटल को देख लो, 24 प्लस में 5 प्लस में 16 प्लस में 1, तो टोटल मिला के 24 प्लस 5 प्लस 17 यानी कि 46 हो जाएंगे। 24 और 5 29, 29 और 10 39, और 39 और 7 46, तो 46 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है इसमें NaCl, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन ही जो है, तो सोडियम में जो होता है वो 23 होता है, और क्लोरीन में जो होता है आपका 35.5 होता है। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये 58.5 बन जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न आयनों से बनने वाले यौगिक का नाम और सूत्र लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये फेरस सल्फेट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो है ये Fe+ जो है, ये Fe के ऊपर जो 3 है उसको Fe के नीचे लिख देंगे। SO4 जो है इसके ऊपर 2 है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को नीचे लिख देंगे उसके। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Fe को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा Fe2, तो यहाँ पे Fe2 आ गया। और SO4 तो पहले से था, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4 3 हो जाएगा। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट पूछा गया है इसमें NH4, और आपका जो है यहाँ पे दिया गया NH4, इस पे प्लस का साइन है, यानी कि प्लस का साइन है कुछ नहीं है तो एक है, तो इसके नीचे एक लिख देंगे। इसी तरह CO3 के ऊपर कितना है, तो इसके ऊपर जो है आपका 2 है, तो 2 जो है CO3 के नीचे लिख देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका जो है आंसर हम लिखेंगे। तो ये आपका बन गया अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका फेरस सल्फेट है, ठीक है। लिख लेना नाम, नाम लिखना भूल गया था मैं, तो इसको नाम लिखोगे फेरस सल्फेट, और ये है अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आप, अमोनिया है, NH3 से NH4 बना हुआ है ये, इसका होल टॉइस है, और CO3 है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बोनेट, और इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। इसके नाम और सूत्र लिखने थे, सूत्र हमने बना दिया। सूत्र बनाने का यही कला होता है, जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दो तो जिसके ऊपर जो Fe के ऊपर 3 है तो Fe के नीचे लिखो, और ऐसी तरह से SO4 के ऊपर जो 2 लिखा है तो वो SO4 के नीचे लिखो, और फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह का सूत्र बन जाएगा, जो कि अब आप समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला, अच्छा वही चीज़ है, उसको मैंने ऊपर ही बता दिया। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, उदाहरण सहित व्याख्या करें, एक समस्थानिक और दूसरा समभारिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम समस्थानिक की बात करते हैं और फिर समभारिक की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं जो हैं भिन्न होती हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक किसे कहते हैं, संभारिक दो या दो से अधिक तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं तो भिन्न भिन्न होती हैं परंतु क्या परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, उन्हें हम संभारिक कहते हैं, ठीक है। अब समस्थानिक के जो उदाहरण हैं उनको भी आपको लिखना है। तो समस्थानिक के उदाहरण आप लिख सकते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सारे के सारे तीनों जो है समस्थानिक के उदाहरण हैं। तो समस्थानिक के उदाहरण में लिख लोगे आप कार्बन 12, 13 और 14, कोई भी आप एक लिख सकते हो, ठीक है। इसमें उदाहरण आपको बताना है, तो उदाहरण तो हमने लिखा नहीं क्योंकि व्याख्या कर दी, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखना है, कार्बन 12 या कार्बन 13 या कार्बन 14। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ कार्बन 12 कैसे लिखना है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप को मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ। कार्बन 12 जो है हमने लिखा था कहीं, अ, ऊपर नीचे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। कार्बन 12 को दिखा देता हूँ, कार्बन और डैश करके 12 लिख दीजिए। जैसे ये प्रोटॉन लिखा है, प्रोटॉन डैश लिखा है ना, तो इसको 12 कर, डैश के बाद में 12 लिख देना है। तो यही आपका जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा। कार्बन 12 लिखो, या आप कार्बन 13 लिखो, या कार्बन 14 लिखो, ठीक है। ये तो समस्थानिक के उदाहरण हो गए। और फिर संभारिक के उदाहरण में अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसमें आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों आते हैं, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों में से कोई भी संभारिक में लिख सकते हो, और कार्बन 12, 13, 14 में से समस्थानिक में कोई सा एक लिख लेना। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आइसोटॉप्स और आइसोबार। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि ब्रोमीन दो समस्थानिक दे रखे हैं, Br79 और Br81, जो दोनों की वैल्यू दे रखी है 49.7% और 50.3% के रूप में, तो इस ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करनी है। बहुत ही सिंपल होता है औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना। तो देखिए, औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना जो है कैसे की जाती है, द्रव्यमान संख्या से की जाती है। समस्थानिक जो है आपको Br79 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 81,
ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 79 है, Br 79 है और यहाँ पे Br 81 है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये बाकी 35 तो दोनों में सेम है, तो इसको छोड़ दो आप। अब इसके बाद में औसत परमाणु द्रव्यमान में क्या है हिस्सा, तो हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है 49.7% और 50.3%। तो इन हिस्से को भी हम यहाँ बता देंगे कि हमारा जो है क्रमशः हिस्सा है 49.7 और 50.3। अतः ब्रोमीन परमाणु का औसत द्रव्यमान क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे बटे में, क्योंकि परसेंटेज में है तो अपॉन में 100 कर देंगे। तो 79 तो पहले का है, 79 इंटू 49, पहला वाले जो Br का कितना दे रखा है 79 और 49, और 81 का कितना दे रखा है 81 और 50, तो 81 50 अलग ले लेंगे और 79 49 अपॉन में 100, अपॉन में 100 दोनों को डिवाइड करके जोड़ेंगे तो आपका आया 39.26 इस वाले का आएगा, और दूसरे वाले का आएगा 40.74। दोनों को ऐड करोगे तो 80 U जो है, U जो है इसका मात्रक जो है, इसको हम इसी तरह से व्यक्त करते हैं, तो 80 U जो है इसका द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केनाल किरणें क्या है, इसकी खोज किसने की, तो केनाल किरणें एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणों को केनाल किरणें कहलाती हैं या कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज जो है, इन किरणों की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो गर्मियों में लोग जो है छत पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका, गर्मियों में तेज धूप के कारण छत जो है काफ़ी गर्म हो जाती है। जब इस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो पानी जो है वाष्पीकरण, यानी कि क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाता है पानी, क्योंकि छत गर्म होती है। तो वाष्पीकरण के लिए छत की ऊष्मा का प्रयोग करता है। या पानी फेंक दोगे, थोड़ी देर में देखोगे पानी वहाँ से सूख गया, तो उसका रीज़न क्या हो कि जो छत गर्म थी उसकी ऊष्मा, यानी कि आप जब नंगे पैर जाते हो तो पैर आपके जलते हैं, तो उसमें छत की ऊष्मा बहुत ज़्यादा उस समय बहुत ज़्यादा तेज होती है। जब आप पानी डालते हो तो वो क्या होती है, गर्म होकर के वाष्प बन करके उड़ जाती है उसकी ऊष्मा के द्वारा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, छत आपका ठंडा हो जाता है। इसीलिए लोग जो है गर्मियों में छत पर पानी का छिड़काव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें परमाणु एवं आयन के बीच अंतर आपको बताने हैं। तो बहुत सारे अंतर हैं, आप कोई भी अंतर लिख सकते हो। तो पहला अंतर जो है, यहाँ पे 3 अंतर पूछे गए हैं आपको। पहला अंतर बताया हमने, परमाणु में कोई आवेश नहीं होता है, परमाणुओं में कोई आवेश नहीं होता, लेकिन आयनों में जो है आवेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कैसी होती है, बराबर होती है, जबकि आयनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं होती हैं। अगला जो है, साधारणतः परमाणु विद्युत का परिवहन नहीं करता है जनरली, जबकि आयन जो है विद्युत का परिवहन करता है। तो इस तरह से 3 हमने अंतर बता दिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोडियम परमाणु की संरचना का चित्र बनाना है। तो इस तरह से 3 सर्किल में बना दोगे। आपको पता है कि सोडियम जो Na से डिनोट किया जाता है, और इसमें टोटल कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बताएंगे तो आपका जो है कितने हो जाएंगे, सबसे पहले वाले कक्षक में 2 होंगे, तो ये रहा 2 आपका पहले कक्षा में। उसके बाद दूसरे वाले में आपके कितने हो जाएंगे, 8, 11 में से 2, फिर 8, फिर इस तरह से हम चलते हैं। तो दूसरे वाले कक्षा में 1 2 फिर 3 और यहाँ 4, यहाँ पे फिर 5, ये 6 और इसके बाद में 7 और ये 8 हो जाएगा। और बाहर वाले में बचा हुआ 1, क्योंकि हमने 2 पहले डाल दिए थे, 8 अब डाल दिए, तो 8 और 2 10 हो गए, और टोटल होते हैं 11, तो बचा हुआ 11वां जो है बाहर वाले में आ जाएगा। यहाँ पे नीचे भी लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 281 होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डायग्राम को शो करोगे, ये डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक के नाम लिखने हैं आपको। तो हाइड्रोजन के 3 ही समस्थानिक होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है प्रोटियम, ठीक है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक है, तो तीनों का हमने नाम यहाँ पे लिखे हैं, आप तीनों को यहाँ पे लिख लोगे और याद भी रखोगे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, एक विद्युतीय उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ह्रास या प्राप्त करने पर आवेशित क्यों हो जाता है। एक विद्युतीय उदासीन परमाणु या इलेक्ट्रॉन का ह्रास या प्राप्त करने पर आवेशित क्यों हो जाता है। तो देखिए, जब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में किसी प्रकार की वृद्धि हो जाती है, तो बाह्य कक्ष जो होता है, बाहरी वाला जो आपका ये बाहर जो सेल होता है ना, ये सेल सबसे बाह्य कक्ष जो होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके किसी अन्य परमाणु से जुड़ जाते हैं। इससे परमाणु में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है, उन पर जो है ऋण आवेश आ जाता है, तथा जिन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाती है, उन पर जो है धन आवेश उत्पन्न हो जाता है।
तो यही जो है आप आवेशित क्यों हो जाते हैं, यही चीज़ बताई कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है और परमाणु और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कौन सा नेगेटिव बनेगा, कौन आवेशित होगा नेगेटिव, कौन हो आवेशित होगा पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपका सही हो जाएगा। चौथे का बी पार्ट जो है, संयोजकता क्या है, विभिन्न प्रकार की संयोजकता की व्याख्या करनी है। तो किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद जो है आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे कि ये विभिन्न प्रकार के संयोजकता की व्याख्या करनी है। तो संयोजकताएं जो है हमारी 3 प्रकार की होती हैं, तो इनकी हम व्याख्या कर देंगे। तो 3 प्रकार में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला है विद्युत संयोजकता। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। तो विद्युत संयोजकता जो है संयोजी बंध बनाने में तत्व के एक परमाणु द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की जो है क्या होती है, विद्युत संयोजकता कहलाती है। लिए गए या दिए गए जो है क्या होता है, वैद्युत संयोजी बंध बनाने के लिए तत्वों के एक परमाणु द्वारा दिए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहलाती है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का। अब इसमें दूसरा जो है हम 3 प्रकार की संयोजकता की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है सहसंयोजकता आपको बतानी है। ठीक है, सहसंयोजकता, तो ये क्या होती है सहसंयोजकता, तो ये होती है हमारी जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो संयोजकता उत्पन्न होती है उसे सहसंयोजकता, सह मतलब भागीदारी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका तीसरा पार्ट, उपसंयोजकता। उपसंयोजकता क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। इस प्रकार की संयोजकता में आपका एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान करता है। ठीक है, और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म में देने वाले परमाणु को दाता तथा ग्रहण करने वाले परमाणु को ग्राही कहते हैं, डोनर और गेनर जो कहते हैं ना, एक्सेप्टर। तो ये आपका जो है 3 हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इनको आप लिख लोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करनी है। तो देखिए, तुलना करने का सबसे आसान तरीका होता है चार्ट बना दो। चार्ट मतलब टेबल बना दो, और टेबल से जो आसानी से आप तुलना कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये पूर्ण तुलना का हमने यहाँ चार्ट बनाया है। सबसे पहले गुण हम बताएंगे कि गुण के आधार पर पहले तुलना करेंगे तो हमारे को समझ में भी आएगा और दूसरे को समझे। तो संकेत क्या होता है, पहले संकेत बताते हैं। गुण में संकेत देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या होता है, ई से डिनोट होता है, और प्रोटॉन जो है पी से होता है, और न्यूट्रॉन जो है एन से होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है आवेश, तो इस पर जो है इकाई ऋण आवेश होता है, इस पे जो है आपका इकाई धन आवेश होता है, और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। उसके बाद में आपका जो है इस पे चार्ज भी लिख सकते हो, कूलम चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, ये चार्ज इसके ऊपर रहता है, यानी कि आवेशित रहते हैं। जैसे आप अपने पेन को अपने बालों या कपड़ों में रगड़ लेते हो और किसी हल्की चीज़ पे का पास में ले जाते हो, तो वो क्या होता है, उसको आवेशित करता है। तो वही चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन पे रहता है। ठीक है, इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास है। पेन को रगड़ने की ज़रूरत है क्योंकि उसके पास नहीं है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको चार्ज करना पड़ता है। प्रोटॉन में ये जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। सेम होता है लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका तीसरा जो है, हम द्रव्यमान के आधार पर जो है इसको हम बता सकते हैं, इसमें अंतर। तो द्रव्यमान में क्या होता है, तो अभी मैं बता सकता हूँ कि इसका द्रव्यमान जो है 9.1 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम होता है। ठीक है, बहुत ही जो है कि आप -31, बहुत मतलब माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। द्रव्यमान तो नेगेटिव में चला गया, और इसका द्रव्यमान भी माइनस में 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये सब माइनस में है। किलोग्राम बोलने में अच्छा लग रहा है, किलोग्राम इतने भारी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब दिखाई भी नहीं देते, और इनका भार भी नेगेटिव में होता है। और इसका द्रव्यमान जो है तीसरे का, इसका द्रव्यमान जो होता है ये होता है सेम टू सेम आपका प्रोटॉन के जैसा ही, -1.67 इंटू
10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोई भी 2 या 3 आप अंतर बता दोगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और पार्ट पूछा गया था, बोर के मॉडल की जो है व्याख्या आपको करनी है। बोर का मॉडल जो है ना उसकी व्याख्या करनी है। क्या था बोर का मॉडल, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, बोर के मॉडल से पहले रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है, जिसमें अनेक प्रकार की कमियां थी, जिनको दूर करने के लिए सन 1913 में नील्स बोर नामक एक वैज्ञानिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल, उसके सरनेम से, नील्स बोर के नाम से, यानी कि बोर जो है उसका सरनेम है, तो उस बोर मॉडल के नाम से जाना जाता है। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना जो है और उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए जो है क्या करा, यह मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल को क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किसने दिया, तो आपको पता ही नहीं यार क्या हुआ अचानक से। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि नील्स बोर ने दिया था। तो ये तो इसका हमने समझाया कि नील्स बोर ने जो है अपना क्या दिया था, परमाणु मॉडल। अब इस परमाणु मॉडल की क्या जो थी व्याख्या करेंगे हम, तो ये परमाणु मॉडल क्या था ये समझते हैं। देखिए, परमाणु मॉडल क्या था, ये वाला परमाणु मॉडल जो है ये क्या कहता है, देखिए समझिए। पहला जो बात इस परमाणु मॉडल की हम करेंगे, तो इसमें देखिए प्रत्येक परमाणु में नाभिक की उपस्थिति होती है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की उपस्थिति होती है। यानी नाभिक जो है कैसा होता है, धन आवेशित होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो गया, समझ में आ गया। तो नाभिक कैसा है, धन आवेशित हो जाता है। दूसरा, ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में जो है चक्कर लगाते रहते हैं, और इन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल जो है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगी जो आकर्षण बल है उसको संतुलित करता है। क्या करता है, संतुलित करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल जो है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक आकर्षण बल लगा होता है उसको संतुलित करता है। ठीक है, और इस मॉडल की खासियत है, और इस मॉडल ने बताया कि ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोच रहे हो क्या लिखा है। ये नील्स बोर का मॉडल जो उसने प्रस्तावित किया था, उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अपनी थ्योरी दी थी कि मैं ये बोल रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रॉन में ये होता है, प्रोटॉन में ये होता है, ये ऐसे काम करते हैं, ये वैसे काम करते हैं। समझ में आ गया होगा। अच्छा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं के चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं को कोश या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं नील्स बोर ने बताया इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा स्तर या फिर कोश कहा जाता है। इन कोशों को या ऊर्जा स्तरों को नील्स बोर ने बताया कि KLM ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं, डैश 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 करके हम इत्यादि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों का नाम दीजिए। तो सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करेंगे, उसके बाद बुझा हुआ चूना जो है इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन से तत्व उपस्थित हैं, बेकिंग पाउडर में क्या उपस्थित है, और पोटेशियम सल्फेट में क्या उपस्थित है, सबको हम यहाँ नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है, एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन 12, जो मैंने बताया था कि मैंने कार्बन 12 13 लिख लेना, तो वो कार्बन 12 ऐसे लिखते हैं डैश करके। ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। कितने भाग के बराबर होता है, 1/12 भाग के बराबर होता है। कितने, 1/12 भाग के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/12 भाग के बराबर होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी अब आते हैं हम, पहला चीज आपसे पूछा गया है स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूने का जो फॉर्मूला होता है CaO OH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यही चीज़ इसके तत्व बताने हैं। तो इसमें देखिए Ca यानी कि क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, दूसरा और क्या है, O है। O क्या है आपका, ऑक्सीजन है। और फिर H क्या है आपका, हाइड्रोजन है। तो तीन चीज़ों की उपस्थिति है इसमें बुझे हुए चूने में। अब आते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड में। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में तो हमारा HBr होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें क्या है, तो H सो हाइड्रोजन है, और Br क्या है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें उपस्थित हैं। ठीक है, अगला जो है बेकिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो NaHCO3 में पहले तो सोडियम है। ठीक है, Na, तो यहाँ पे सोडियम आ गया हमारा। दूसरा जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक हमारा हाइड्रोजन है।
उसके बाद देखो तो कार्बन भी है, सी बड़ा कैपिटल वाला सी है तो कार्बन भी है, और कार्बन के बगल में चिपका हुआ जो O3 है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तत्व शामिल है। अब इसके बाद में पोटेशियम सल्फेट जो है, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, K2SO4 होता है, ठीक है। K2SO4 में क्या क्या है, तो K है, K क्या है, पोटेशियम है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद में एस, एस क्या है आपका, तो सोडियम है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम और ऑक्सीजन, ठीक है, तो सॉरी सल्फर है ये, यहाँ पे K2S जो है, एस क्या है, ये सल्फर है, यहाँ सोडियम को आप सही कर लेना। और फिर लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर हो गया, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है ना, तो यहाँ पे सल्फेट में क्या है, ये सोडियम नहीं है, एस जो है ये क्या है, सल्फेट है, ठीक है ना। सल्फेट में क्या है आपका, तो यहाँ पर जो है ये एस क्या है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सही कर लेना। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, लिख लिया यार, गलती हो गई, ठीक है बच्चे। तो ये आपका सॉल्यूशन था पूरे पाठ का, मतलब पूरे इस असाइनमेंट का। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को संतुष्टि मिलेगी और आप आसानी से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। बाकी के सब्जेक्ट समय अनुसार अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। आपके लिए एग्जाम के लिए सारी चीज़ें ऑलरेडी डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक करिए, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा आपको, और वहाँ से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।